दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। बहुत सारी वीडियोस में हमने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टिंग के बारे में बातें करी हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम बिल्कुल एक्शनेबल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम ये जानते हैं कि एसआईपी करना है, कैसे सेलेक्ट कर लेते हैं। मोटा मोटा हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, एसआईपी के बारे में जानते हैं, समझते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी सैलरी बढ़ती है, सैलरी कम हो जाती है, जॉब चली गई या कोई नई जॉब लग गई, आपके गोल्स चेंज हो गए, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, आपके बच्चे हो गए, लाइफ में जो चेंजेस आते जाते हैं उसके हिसाब से हमारा रिस्क एपिटाइट कैसे चेंज होता है, कैसे हमारे गोल्स चेंज होते हैं और उसी के हिसाब से हमारे म्यूचुअल फंड के स्ट्रेटजीज कैसे चेंज होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आएगा कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने, कब अगर कोई हमें एसआईपी बढ़ानी है तो क्या उसमें नया म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहिए या जो एसआईपी हमारी चल रही है, जो म्यूचुअल फंड चल रहा है उसी में एसआईपी इंक्रीज कर देनी चाहिए या लमसम पैसे डालने चाहिए। इस पूरी चीज को डिटेल में बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको समझ में नहीं आई, उसे हम दोबारा नए वीडियो में और डिटेल में डाल देंगे। क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि आपके साथ हम अपने नॉलेज को शेयर करें और हम लोग एक साथ ग्रो करें, लाइफ में आगे बढ़े। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब हमारा सैलरी इंक्रीमेंट होता है या पैसे बढ़ते हैं या जॉब चेंज होती है या हम लाइफ में कुछ साल, 1 साल 2 साल आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें अपने पोर्टफोलियो को चेंज करना क्यों जरूरी हो जाता है। इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि रिस्क एपिटाइट होता क्या है। जैसे हम लोग भूख को एपिटाइट बोलते हैं कि हमें कितनी भूख लगी है, उसी तरीके से आपकी रिस्क एपिटाइट होती है। सब लोग एक तरीके का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि सबके गोल्स अलग अलग हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। एक ही सैलरी ब्रैकेट के 2 लोग अगर होंगे तो उन दोनों के लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होंगी। किसी के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, कोई बैचलर रह रहा है, उसकी जिंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, कोई केवल पैसे कमाता है और घूमने चला जाता है, कोई कई सारे लोगों की फैमिली का भरण पोषण कर रहा है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इसलिए सबको अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। तो क्या मैं सबके लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एक वीडियो में बना दूं? पॉसिबल नहीं है। मैं केवल आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये खुद सीख जाएं और अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग, अपनी स्ट्रेटजी को खुद बना पाए। एग्जाम्पल लेते हैं कि और कोई चेंजेस नहीं है। मान लीजिए फैमिली सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर तरीके की है, सब कुछ सेम है, केवल सैलरी आपकी इंक्रीज हो रही है। अब सैलरी इंक्रीज हो रही है तो हमें यह देखना है कि हम अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशन को कितना रिस्क लेकर बना सकते हैं। नॉर्मली हम लोग गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि जब हमारी सैलरी कम होती है तो हमें लगता है कि हमारे पैसे ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी बढ़ जाए, और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी बढ़ जाए तो फिर हम स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इधर उधर के स्टॉक्स, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। जब आपकी सैलरी कम है तो आपको रिस्क कम लेना चाहिए। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी हम रिस्क को बढ़ाते जाएंगे। इसलिए जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए है या 25,000 रुपए है, तो ऑन एन एवरेज आपको 60 to 70% डेट में और 40 to 30% इक्विटी में करना चाहिए, क्योंकि ये सेफ है। आपकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसे बचा पाए। अगर आपकी जॉब चली गई, आपके पैसे का लॉस हो गया तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो 10,000 रुपए महीने के नहीं बचाता, वो महीने के 40,000 रुपए बचाता है, वो महीने के 50,000 रुपए बचाता है, 30,000 रुपए बचाता है। उसके लिए आपकी सैलरी से ज्यादा तो उसकी बचत है, तो उसके लिए अगर थोड़ा सा कुछ लॉस हो गया, ऊपर नीचे चला गया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है अगर आपकी सैलरी 20, 25 या 30,000 रुपए है। इसलिए अगर आपकी सैलरी लोअर रेंज में है
तो हमेशा हमें रिस्क एपिटाइट ऐसे बैलेंस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें डेट में और सेफ इन्वेस्टमेंट में। अब मैं डेट का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं या सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दो या एफडी कर दो क्योंकि वो सबसे सेफ है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं जैसे इंडेक्स फंड में आपने डाल दिया पैसा, आपने ऐसे लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, और जब आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, आपकी सैलरी 50 से 60,000 रुपए पहुंच गई, 70,000 रुपए पहुंच गई, तब आपने 50-50 कर दिया। अब 50% आप सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, डेट के ऑप्शंस में डाल रहे हैं, 50% आपने स्मॉल कैप, शेयर, आपने कंपनी सर्च की और उसमें पैसे लगाए। अब आपकी सैलरी और ज्यादा बढ़ गई, आपकी सैलरी कुछ 80,000 रुपए, 90,000 रुपए, 1 लाख रुपए हो गई, तो उस समय आप इतना रिस्क ले सकते हैं कि आपको अब पैसे बहुत जबरदस्ती और तेजी से बढ़ाने हैं। अब आपको फाउंडेशन पे ध्यान देना उतना नहीं है, मतलब ऑफकोर्स देना है, जो बेसिक्स है उसकी गलती हम किसी भी स्टेज पे नहीं करेंगे, लेकिन अब आपको पैसे में ग्रोथ तेजी से चाहिए। अब आप आराम से 60%, 70% अपने स्मॉल कैप्स में, रिस्क वाले फंड्स में, इक्विटी वाले फंड्स में डाल सकते हैं, बाकी पैसे आप डेट में और उसमें डाल सकते हैं। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है 100 - X, जहां पर आप X आपकी एज है, उतना पैसा आप इक्विटी में डालेंगे। अगर आपकी एज मान लीजिए 20 साल है तो आप 80% तक इक्विटी में डाल सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी लंबा टाइम है। लेकिन जब आपकी एज 20 ईयर होगी, 25 ईयर होगी, उस समय आपका पैसा कम होगा, आपकी सैलरी कम होगी। तो हमें इन दोनों के बीच का बैलेंस क्रिएट करना है, किसी एक रूल को अंधा होकर बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। अब जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे मतलब ज्यादा यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो है एसआईपी। एसआईपी हमें क्या करनी चाहिए? क्या एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए या एसआईपी को बंद करना चाहिए या नया एसआईपी लेना चाहिए? मान लीजिए आपकी सैलरी बढ़ गई या आपका गोल बढ़ गया, आपका गोल चेंज हो गया, अब आपको स्मॉल कैप से लार्ज कैप में पैसे डालने हैं या लार्ज कैप से स्मॉल कैप में डालने हैं। आपकी सैलरी बढ़ गई, कुछ एडिशनल पैसे लगाने हैं। आपकी सैलरी चली गई या सैलरी कम हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब आपको एसआईपी कम करना है। इसको कैसे करें? बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि क्या मुझे एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए, मार्केट गिर रहा है, क्या मुझे एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए, अब मुझे और पैसे लगाने हैं एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में, तो क्या जो एसआईपी मेरी चल रही है उसी के अमाउंट को बढ़ा दें, नई एसआईपी हम लोग परचेज करें? ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त होता है, बहुत ज्यादा होता है। ध्यान से समझने की जरूरत है, आपको भी ध्यान से समझना है। अगर मान लीजिए जिस फंड में आपका पैसा है, लगा हुआ है, वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप नई एसआईपी लेने के बजाय उसी एसआईपी में पैसे इंक्रीज करने चाहिए आपको। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ये जो कोई फंड है आपका जो नीचे जा रहा है, तो तुरंत उसमें से पैसे नहीं निकाल देना है, उसको पॉज नहीं कर देना, बंद नहीं कर देना है। ये देखना है कि ये कितने टाइम से नीचे जा रहा है, ये पहले भी कब कब नीचे गया था, कितने टाइम तक नीचे था, तो उसका पिछले 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की हिस्ट्री थोड़ी सी खंगालनी है। जब आपने हिस्ट्री खंगाली तब आपको समझ में आएगा कि क्या ये टेम्परेरी डाउन फेज है या परमानेंट डाउन फेज है। बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं कि आपने देखा कि उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, आपको 22%, 25% रिटर्न दिख रहा है, आपने वो परचेज कर लिया और फिर वो डाउन चला गया। अब आपको ये देखना है कि क्या ये पहले भी डाउन था? अगर पहले भी डाउन था तो आपका एक रॉन्ग परचेज हो गया है, गलत परचेज हो गया है। अब आप इसे पॉज करेंगे या बंद करेंगे और दूसरी एसआईपी लेंगे जो बेटर परफॉर्म कर रही हो। अब अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो सैलरी बढ़ जाने पे हमेशा जो अच्छे परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, एसआईपीज हैं, कंटिन्यूअस अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें आपको पैसे डाल देने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे एसआईपी है, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है या एवरेज परफॉर्म कर रहा है, तो उस समय आपको उसमें पैसे नहीं डालने हैं। उस एसआईपी को तुरंत बंद भी नहीं करना है। बंद करने के लिए हम लोग उसको डिटेल एनालाइज करेंगे, उसको पॉज कर देना है और नए एसआईपी में हमें पैसे डालना है। अच्छा, अगर आपके पैसे सैलरी ज्यादा बढ़ी है तो केवल एसआईपी के बजाय थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कीजिए कि आपने एसआईपी में भी डाला हुआ पैसा, थोड़ा सा कुछ और चीज में, कुछ शेयर में, कुछ स्मॉल कैप या गोल्ड में डालना चाहते हैं। थोड़ा सा अगर डाइवर्सिफिकेशन करने का स्कोप है आपके पास, सो डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
दोस्तों हम लोग जब अपना म्यूचुअल फंड चूज करते हैं या एसआईपी चूज करते हैं, चाहे वो जब हम अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग कर रहे हो, नया कर रहे हो उस समय, या जब हम स्टार्टिंग में कोई नया परचेज कर रहे हो उस समय, हम नॉर्मली क्या देखते हैं? रिटर्न देखते हैं। रिटर्न देखना, केवल रिटर्न देखना करेक्ट मेथड नहीं है, सही मेथड नहीं है। हमें जो कौन सा फंड मैनेजर है जो इस फंड को मैनेज कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, कितना बड़ा फंड मैनेज कर रहा है, इसके पहले कहां पर मैनेज करता था, और ये सारी डिटेल आराम से गूगल पे आपको मिल जाती है कि इवन उस म्यूचुअल फंड में डिटेल दिया होता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड ये मैनेजर है जो मैनेज कर रहा है, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। ये सारी चीजें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। ये देखना है कि आपका फंड मैनेजर कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है पीछे के जो भी फंड्स उसने मैनेज किए हैं। उसके बाद हमें देखना है एक्सपेंस रेशियो। दो म्यूचुअल फंड आप लेते हैं, दोनों का से फॉर एग्जांपल सेम रिटर्न है पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में, ऑन एन एवरेज दोनों 20%, 22% रिटर्न दे रहे हैं। एक का एक्सपेंस रेशियो 1% है, दूसरे का एक्सपेंस रेशियो 2% है। कौन सा आप चूज करेंगे? जाहिर सी बात है। तो केवल ये देख लेना कि ये परफॉर्म कितना परसेंट कर रहा है, रिटर्न कैसा कर रहा है, इस पे डिपेंडेंट नहीं करता। ये भी डिपेंडेंट करता है दूसरा फैक्टर कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है उस पर्टिकुलर फंड का। तीसरा फैक्टर है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। हम अपने पोर्टफोलियो को कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्या केवल एक तरीके के फंड्स में, अगर मान लो स्मॉल कैप आपको अच्छा रिटर्न दिख रहा है, क्या स्मॉल कैप में सारे पैसे डाल देना बुद्धिमानी है? बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़े पैसे गोल्ड में, थोड़े पैसे लार्ज कैप में, थोड़े पैसे शेयर्स में, थोड़े पैसे और चीजों में डालने चाहिए। उसके बाद अगला फैक्टर आता है फंड कंसिस्टेंसी। जो फंड जिस एसआईपी में आप पैसे डालना चाहते हैं वो आज अच्छा रिटर्न तो दे रहा है, इसके पहले कितना दे रहा था, 6 महीने पहले कितना दे रहा था, 1 साल पहले कितना दे रहा था, अच्छा खराब दे रहा था, क्या बाकी भी खराब दे रहे थे उस समय में? ये सारी चीजें भी देखना जरूरी है। अभी का रिटर्न मायने नहीं रखता, उसकी कंसिस्टेंसी मायने रखती है। कंसिस्टेंसी अगर अच्छी है तो आप ये समझ जाइए कि उसका एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से हुई पड़ी है। जो फंड मैनेजर है ठीक ठाक सा होगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये डिसीजन लेने में कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदा जाए। इसके बाद एक और स्टेप आता है रिस्क एनालिसिस। जो हम लोग रेटिंग देखते हैं ना, जैसे आप कोई म्यूचुअल फंड ओपन करेंगे तो उसमें रेटिंग होती है, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, ऐसे करके 2 स्टार रेटिंग। आपको यह समझने की जरूरत है क्या उसकी रेटिंग आपके रिस्क एपेटाइट से मेल खाती है नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा रिस्की है, भले ज्यादा परफॉर्म दे रहा है और आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा नहीं है, अभी आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो ऐसे फंड्स में, ऐसे एसआईपीज में इन्वेस्टमेंट आपको कर देना चाहिए। अच्छा, पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग हमें कब करना चाहिए? कई सारे फैक्टर्स हैं। जब मार्केट में बहुत बड़ा कुछ कांड हो गया हो, मार्केट अचानक से बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, तो आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जरूर करना चाहिए। दूसरा, हर 6 महीने पे 1 साल में अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग जरूर करनी चाहिए। एटलीस्ट रिव्यू तो करना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि रीबैलेंसिंग करनी है नहीं करनी है। जब आपका एसेट एलोकेशन आपके टारगेट से 10% से ज्यादा ऊपर नीचे होगा, जैसे आपने सोचा है कि मैं स्मॉल कैप में टोटल इन्वेस्टमेंट का से फॉर एग्जांपल 20% लगाऊंगा या 50% लगाऊंगा, अब आप देख रहे हो 60% लगा हुआ है या 40% लगा हुआ है, तो उस समय आपको रीबैलेंसिंग जरूर करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो के। हमेशा जो हमारे बेसिक्स है ना, कि हमारा टारगेट क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, हमारा गोल क्या है, सारी चीजें उसके अलाइन करके चलनी है, उसी के ऊपर चिपका के चलनी है, तब हम सही रास्ते पर कंटिन्यूअस और लगातार चल पाएंगे। अच्छा, ये रीबैलेंसिंग करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जितने म्यूचुअल फंड्स है उन सबको नोट डाउन करना है, लिखना है। उसके बाद अपने गोल को दोबारा से डिफाइन करना है, लिखना है। अपने गोल में अगर कुछ चेंजेस है उसको डिफाइन करना है, लिखना है। कितना कितना फंड एलोकेशन अलग अलग चीजों में हो रहा है, फिर इनकी बैलेंसिंग करनी है। देखना है कि कौन से पोर्टफोलियोज, कौन से फंड हमारे कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंड जो हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आज नीचे जा रहे हैं, तो हम उसको पॉज नहीं करेंगे, बल्कि उसमें और ज्यादा पैसे डाल देंगे। एक मेरा फंड था जिसमें वो करीब 4 साल से 5 साल से बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था। अभी जब से मार्केट डाउन चल रहा था उस समय
उसने काफी नीचे चला गया और उस मतलब पूरा ऊपर नीचे उथल पुथल हो गया। मैंने उसमें ढेर सारे और पैसे डाल दिए, क्योंकि अब मुझे ज्यादा वैल्यू मिलेगी एसआईपी की, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे उससे अलग बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके साथ ही आपको टैक्स इंप्लीकेशन भी समझना है कि स्मॉल कैप में कितना टैक्स लग रहा है, कैपिटल गेन टैक्स किस चीज में कितना लग रहा है, कितने दिनों में आप निकालने वाले हैं, कौन सा गोल कितने दिनों में कंप्लीट होने वाला है। अगर कोई गोल आपका अभी तुरंत कंप्लीट होने वाला है, उसके लिए आप कोई नए पैसे डाल रहे हैं या कोई नया म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर नहीं डालना है कि जहां पर निकलने के बाद 10% आपका टीडीएस ही कट जाए, टैक्स ही लग जाए। वहां पर भले थोड़ा रिटर्न आपको कम मिले, लेकिन ऐसे पोर्टफोलियो, ऐसे फंड में डालना है, ऐसे एसआईपी या म्यूचुअल फंड में डालना है जहां पर टैक्स ना लगे। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट हमें करके चलनी पड़ेगी, तभी हम अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से बना पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए अपने गोल्स से अलाइन कर पाएंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। एक दिन में, 2 दिन में, 2-4 महीने में, 1 साल में नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिले आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको वेल्थ आपका क्रिएट हो, अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय में आपके पास वैल्यू दिखे, कंपाउंडिंग का मजा आपको मिले, तो ये एक बार की डेस्टिनेशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। और बीच बीच में हमें रिव्यूज करते रहने हैं, देखते रहने हैं, उसको रिवाइज करते रहना है, अपने गोल्स को रिवाइज करते रहना है और डट के इन्वेस्टमेंट करते रहना है। किसी भी कंडीशन में इन्वेस्टमेंट नहीं बंद करना है। भले हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं, एक फंड से दूसरे फंड पर लेकर जाएं, लेकिन इन्वेस्टमेंट रुकना नहीं है, इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करना है। और अगर आपने आज तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं करनी है, तो ये समय है, सही समय है, अभी समय है आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। और कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले 3 चीजें आपकी लाइफ में जरूर होनी चाहिए। आपका टर्म इंश्योरेंस, जो प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है, कोई एन्युटी प्लान, कोई पे बैक प्लान एक्सेट्रा नहीं। दूसरा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा, आपके पास कम से कम 6 महीने खर्चे चलाने लायक इमरजेंसी फंड। अदरवाइज होता यह है कि हम अपने उसी सेविंग या इन्वेस्टमेंट में से पैसे निकालते हैं, फिर चाहे वो लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, हमें उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पैसों की सख्त जरूरत होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर ये आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।